ये पूरे बॉर्डर पे इलीगल्स, असम में इलीगल्स, त्रिपुरा में इलीगल्स। पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना। मतलब बोलने में बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। कोलकाता में ये क्या चल रहा है, जो कुछ हो रहा है वो क्या है? वेस्ट बंगाल इज इन डीपर क्राइसिस। पॉलिटिकल पार्टी है जो लगातार फायदा उठाती है कि बंगाल एक टाइम में इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली और आज वो बांग्लादेशी कैपिटल ऑफ इंडिया बन रहा है। बट इंफॉर्मेशन वॉर से हमें क्या फर्क पड़ता? बांग्लादेश हर वो चीज कर रहा है कि वो इंडिया की सिक्योरिटी को बेच सके। बांग्लादेश का इस्तेमाल चाइना या पाकिस्तान ने क्या वो बैक ऑफ द डोर की तरह बांग्लादेश का इस्तेमाल किया? क्योंकि बांग्लादेश खुद में कोई वॉर नहीं लड़ सकता। जस्ट बिकॉज मैं आपके घर का कबाड़ी था, आई नो योर सीक्रेट्स, फेवर मिल गया। आई नो योर सीक्रेट्स, नाउ आई कैन सेल यू। वेस्ट बंगाल के हालात, कोलकाता के हालात तभी सुधर सकते हैं जब वहां पर पॉलिटिकल चेंज आए। उस पर लिख दिया गया, इंडिया इज पुशिंग आउट मुस्लिम्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो हमें कहीं ना कहीं न्यू लीडर्स की जरूरत है। अभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है भैया? मतलब ये जो इलीगल्स को मैं ला रहा हूं, बिल्कुल बॉटम लाइन ये है कि आपको बांग्लादेश का कंट्रोल लेना होगा अपने हाथ में। ये जो है ना टॉपिक, ये यूपीएससी का सिलेबस है। तो मैं यही कह रहा हूं ना, योर ब्यूरोक्रेट्स। आप जो मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो आ रहे हैं वो पढ़ के आ रहे हैं, उन्हें पता है प्रॉब्लम कहां। दे आर आईआईटीएंस, दे आर फ्रॉम आईआईएम, दे आर टॉप इंजीनियर्स, टॉप डॉक्टर्स, दे आर रेडी टू डू पियर्सिंग वर्क इफ टोल्ड सो। हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार, मेरा नाम है तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। कोलकाता के अंदर एक मामला सामने आया जिसमें एक बार फिर से एक लड़की ने यह आरोप लगाया है कि कोलकाता में उसके साथ जबरदस्ती एक रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। रेप की वारदातें दूसरे राज्यों के अंदर भी लगातार सामने आती हैं, लेकिन कोलकाता की अगर मैं बात करूं पिछले एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो यह दूसरी सबसे बड़ी घटना है जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा है। लेकिन इस पर बात करने के लिए मैंने आशीष मालवीय जी को बुलाया अपने स्टूडियो में, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों पर और तमाम दूसरे मामलों पर भी आप अपनी बातचीत अपने वीडियोस के जरिए रखते रहे हैं और काफी क्रेडिबिलिटी के साथ वो बातें होती हैं, तथ्यपरक होती हैं। यही वजह है कि आई वेलकम कि आप आए हैं स्टूडियो के अंदर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है आशीष भाई आपसे कि कोलकाता में ये क्या चल रहा है, जो कुछ हो रहा है वो क्या है? थैंक यू फॉर द इनवाइट, बट दिस इज़ वेरी सीरियस। एग्जैक्टली। ये ना सिर्फ ये एक दुष्कर्म की वारदात है, ये रेप की बात है, गैंग रेप की बात है, बट दिस इज़ अ लार्जर इशू कि भारत के ईस्ट का जो फलक्रम है, भारत के ईस्ट में, अब आप देखिए, आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो ये भारत का वेस्ट हो गया। भारत के साउथ में आपको तमिलनाडु मॉडल मिलेगा, दे हैव बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब्स। उसी तरीके से हरियाणा, पंजाब अपने अपने फलक्रम्स बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में घुस रहा है। बट आप देखेंगे कि अगर बंगाल के साइड में आप देखें, ईस्ट के साइड में देखें, तो आपको सबसे डेवलप्ड किसी भी किताब में तो आपको ये समझ आएगा कोलकाता। अब माइंडसेट है ना कि ईस्ट में देख रहे हो, ईस्ट में आप देखेंगे तो आपको बंगाल और कोलकाता के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। और इसका मतलब आप समझिए कि अगर एक बच्चा झारखंड का है, एक बच्चा बिहार का है, एक बच्चा नॉर्थ ईस्ट का है, दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस सिंगल नोड ऑफ वेस्ट बंगाल। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, मान लीजिए आपके पास है 4 पुलिस, ये 4 पुलिस 40 लोगों को मैनेज कर सकती है। अब ये नंबर मैं 4 लाख कर दूं तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, और ये मल्टीपल टाइम्स देखा गया है। चाहे आप आरजी कर देखिए, चाहे आप ये जो दुष्कर्म हुआ है ये गवर्नमेंट के लॉ कॉलेज में हुआ है, और गवर्नमेंट के लॉ कॉलेज में आपने कहा पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी कहेगी हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, हमने उनको बेदखल कर दिया है, सख्त से सख्त कार्रवाई, और यही सीएम ने कहा। बट द कोर ऑफ द कोर इशू इज कि भाई आरजी कर क्यों हो रहा है? उसके बाद ये लॉ स्कूल, मैं लॉ स्कूल में था, लॉ स्कूल में हमारे जो प्रोफेसर हैं वो एक रूल लिखते थे ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह लिख देते थे। एवरीथिंग इज सो स्ट्रिक्ट। अब गार्ड रूम में, जिस गार्ड रूम से अपेक्षा क्या होती है कि आप पूरे कॉलेज के बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। दोस्तों मतलब पाजी, मैं आईआईटी खड़गपुर का था और आप कहीं भी वॉक कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज पीपल ऑन वायरलेस साइकिल पे घूम रहे हैं कि किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो जाए, किसी को चक्कर ना आ जाए। इतना बड़ा कैंपस है 4000 एकड़ का। मुझे समझ नहीं आता कोलकाता के बीचों बीच ये कांड होता है और उसके बाद बोला जाता है यार हाई लेवल फॉरेंसिक जांच, ये वो लंद फंद हमने
कॉर्डन कर दिया है, बट आपने देखा आरजी कर में कैसे उस एरिया में जहां पे क्राइम परपेचुएट किया गया, उस एरिया को सबसे बड़ी बात क्या आई कि टेम्परिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या आई कि जैसे ही आपको अपने आप को बचाना होता है, इफ द लॉ एंड ऑर्डर, इफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर यू, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एब्सोल्युटली। यहां पे इंडिपेंडेंट जांच की मुझे तो उम्मीद नहीं है, किसी को हो या ना हो। उसका रीजन है कि द वे आई सी इट, आई एनालाइज थिंग्स, तो मुझे ये समझ आता है कि वेस्ट बंगाल इज इन डीपर क्राइसिस। ये क्राइसिस सिर्फ एक दुष्कर्म का नहीं है, ये क्राइसिस मालदा मुर्शिदाबाद का है, और ये क्राइसिस एक रीजनल क्राइसिस है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको बनाया गया है 40 लोगों को, 400 लोगों को, एट पीक 4000 लोगों को मैनेज करने के लिए। आप मैनेज कर रहे हैं 4 करोड़ लोग, और आपके पास कोई हेड काउंट नहीं है। यार तुम्हें एक बात सिंपल सी बताओ, एक कोई पिताजी हैं, वो घर चला रहे हैं, उनको पता है 5 लोग हैं मेरे घर में, उनको मेरे को फीड करना है। अगर ये नंबर ही ना पता हो आपको, हैं कौन, कहाँ के हैं, कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन यहाँ पे बस इन्फिल्ट्रेट करके आराम से बैठा हुआ है, कोई 15 साल से है, कोई 5 महीने से है, कोई 15 दिन से है, और कॉन्डुइट सारे तार जाके जुड़ के मिलेंगे वेस्ट बंगाल से। आधार कार्ड वहाँ बना, पैन कार्ड वहाँ बना, रह रहे हो पुणे में, रह रहे हो नोएडा में, गुड़गांव में, और यहाँ पे जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जहाँ आप झुग्गी झोपड़ी ढूंढिए, कबाड़ी वाले ढूंढिए, आपको मिलेंगे कि भाई दे आर नॉट इंडियंस। एग्जैक्टली, ये बाहर से आए, ठीक है। और ठीक है, मतलब हमारी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हो, पर भाई टुडे दे हैव बिकम आवर वोटर्स, ठीक है। तो जब मैं, ये पॉलिटिकल इशू है इसलिए मैं आपको, जब मैं लोगों को अंदर लाता हूं, उसके बाद उनके आधार बनवाता हूं, तो मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण ही तो अलाउ कर रहा हूं। मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मैं हूं एक पॉलिटिकल पार्टी जो हो चुकी है आलसी। आलसी क्यों? नया इशू ढूंढ लो यार, इलेक्शन जीतना ही है ना। तो इन्होंने बना रखा है एक मॉडल कि हम बोलेंगे अपने आप को सेकुलर। क्या बोलेंगे? हम सेकुलर हैं, धर्म निरपेक्ष हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं, बट ये एक्चुअली में प्ले करेंगे ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। धर्म विशेष के साथ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेंगे। उनको बोलेंगे कि हम आपको बचाने के लिए, हम आपको डिफेंड करने के लिए, आप खतरे में, एज इफ बाकी स्टेट्स चल नहीं रहे, तो आपके खतरे के आर्ग्यूमेंट से मैं आपको यूनाइट करूंगा, आपको वोट बैंक बनाऊंगा, आराम से बिना गवर्नेंस दिए हुए। आरजी कर भी होगा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में, ये साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में जो हो रहा है ये भी होगा, और उसके बाद मैं इलेक्शन भी जीतूंगा। मालदा मुर्शिदाबाद में राइट्स भी होंगे, लोगों का पलायन भी होगा, बॉर्डर्स ओपन रहेंगे, बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं होगी, पर मैं इलेक्शन जीतूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे गारंटी, मैंने गारंटी ले रखी है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि भाई जो बंगाल के अंदर स्थिति है, या बंगाल के अंदर बीजेपी ने पूरे देश के अंदर कई राज्यों में जो मुश्किल राज्य थे वहां पर भी सरकार बनाई, लेकिन बंगाल के अंदर अभी भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख पाई। बीते 2 इलेक्शंस की खास तौर पर मैं बात कर दूं, तो आप कहते हो कि ये जो अघोषित तौर पर गेट खुला हुआ है भारत का एक हिस्से पर, बंगाल के एक हिस्से पर, क्या वहां से एक पॉलिटिकल पार्टी है जो लगातार फायदा उठाती है, इन्फिल्ट्रेट कराती है, और उसके बाद वोटर बनाकर फायदा उठाती है, और वही रीजन है बंगाल की हालत का? सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ओके, इट इज द कंबाइंड फेलियर सिंस 1950s। इट इज अ कंबाइंड फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, the left government of Bengal, okay, the TMC government. It's a combination of failures. इसमें एक फॉरेन पॉलिसी का एंगल भी है, इसमें एक बे ऑफ बंगाल का भी एंगल है। मैं कह रहा हूं ना, ये विमर्श का टॉपिक है, इसमें आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्या रीजन है। तो मैं आपको इसको बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक से बताता हूं। बेसिक प्रॉब्लम है कि पॉलिटिक्स इज रिडंडेंट, इट इज बेस्ड अपॉन वोट बैंक। आपने कहा कैसे? इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, मतलब आपके पास अगर 30%, आपको 30% अश्योर्ड वोट बैंक मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद आप 10% ले आओ, आप सुपर मेजोरिटी की सरकार हर इलेक्शन में बनाओ, ठीक है। इसके अलावा जब आपके पास सुपर मेजोरिटी है, आपकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप क्या करोगे? सिविल सर्वेंट्स को, अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को आप स्टील फ्रेम की जगह प्लास्टिक फ्रेम बना दोगे, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था, जिसके बारे में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी भी चर्चा कर रहे थे। डार्क डेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की बात हो रही थी ना, कि भाई आपातकाल लगा दिया था जी। तो ये जो प्लास्टिक फ्रेम है, आप IAS ऑफिसर हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, आपको मैं प्लास्टिक तभी बना सकता हूं ना जब आपको ये परपेचुइटी में पता हो कि मेरे अलावा कोई CM है ही नहीं, मेरी पॉलिटिकल पार्टी के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। और ये कॉन्फिडेंस भी कहां से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, वोट बैंक पक्का है, वो वोट बैंक हिल नहीं सकता, दे हैव नो अदर ऑप्शन। यानी कि एक होता है खरीदा हुआ पैसे से, और एक होता है खरीदा हुआ किसी भी बेनिफिट से हमने खरीद लिया। नो भाई, हमने आपको इन्फिल्ट्रेट करा दिया, हमने आपको वोटर बना दिया। आधार कार्ड लो, आधार कार्ड ले लिया, सुन, वोट जिसने दिया उसका वोट नहीं दूंगा ना, वोट नहीं देगा ना भाई, तो आधार कार्ड वापस उधर फेंकवा अंदर डाल दूंगा। हाँ, और एक काम कर, एक और दूंगा आधार कार्ड, और पैसे भी दूंगा, 6 अपने जैसे लेके आ,
चेन माइग्रेशन बोलते हैं इसे। मैं कह रहा हूँ ना इसको थोड़ा डेप्थ में, धीरे धीरे चलते हैं। तो अगर भारत के किसी भी भूभाग में आप देखें तो दो परेशानियां हैं, दो टिपिकल परेशानियां हैं, और ये ज्योग्राफिकली आपको देखना पड़ेगा कि दो परेशानियां भारत की। पहली है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म, इंटरनल प्रॉब्लम है एक, नक्सलिज्म को, इसको इग्नोर करते हैं। सेकंड इशू इज नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी। ठीक, अब ये जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है ये तो तभी चल सकती है जब बॉर्डर से खरीद फरोख्त, लेफ्ट राइट मूवमेंट हो। बिल्कुल। तो ये जो बांग्लादेश था ये था ईस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल। तो चाइना से आते थे आर्म्स, ट्रेनिंग, पाकिस्तान से आते थे पर्सनल, क्योंकि हमारे जैसे दिखने वाले हैं, और ये अपना गढ़ बनाते थे। जितने भी रेबल्स हैं, जिनको भी यार कोई परेशानी है, उनको बुला लिया, उनके ट्रेन किया, इंडिया में घुसाया। तो हमने क्रिएट कर दिया बांग्लादेश। बट बांग्लादेश क्रिएट होने से पहले जो ये पाकिस्तान की पॉलिसीज थी कि हम उर्दू लागू करेंगे, इससे क्या हुआ कि लोग आना शुरू हुए इंडिया में। बिल्कुल। तो हमने कहा कि ठीक है, वहां पे परसिक्यूशन हो रहा है हिंदुओं का, बौद्धों का, आप आ जाइए। बट इनके साथ नाम चेंज करके, रूप बदल के लोग सारे मिक्स होके अंदर आ गए। तो ये तो फर्स्ट वेव है, ये आपने चलो ऑब्जॉर्व कर लिया। इसके बाद आपने पार्टीशन कर दिया, क्रिएट कर दिया बांग्लादेश। इसके बाद की प्रॉब्लम ये है कि हमने अज्यूम ये किया था कि बांग्लादेश अलग हो चुका है, पाकिस्तान अलग हो चुका है, अब हमारा एक नया फलक्रम, पूरे ईस्ट का फलक्रम बनेगा वेस्ट बंगाल, कोलकाता नहीं, वेस्ट बंगाल। और इसके लिए चाहिए थी एक अग्र सोची प्लानिंग। तो भारत सरकार ने बहुत सारे प्लान बनाए, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और कोशिश ये थी कि जमशेदपुर ऑल्टरनेट नोड्स बनाया जाए, नई दिल्लियां बनाई जी, नई कोलकाता बनाया जाए। बट कुछ बना है नहीं। और कोलकाता आज तक अगर आप ट्रैवल करके आए, तो मेरा तो बहुत ट्रैवल होता था कॉलेज के कारण, तो आप आज भी वहां पे जाके एक अजीब सा आपको पेन होगा कि यार ये इतना पुराना क्यों है, यार इतना कचरा क्यों है, यार इतनी शैंटी कॉलोनीज क्यों है, इतनी बदबू क्यों आती है। स्मेल समझते हैं आप, ओडर। तो आपको बदबू आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है अरे ठीक है भाई, ब्रिटिशर्स ने राज रूज किया एंड ऑल दैट, तो क्या मैं विक्टोरिया मेमोरियल का मतलब बिस्तर पे विक्टोरिया मेमोरियल लगा लूं? मतलब व्हाट इज द पॉइंट? कुछ नई बिल्डिंग बना ले भाई, कुछ अगर अकल नहीं काम कर रही तो बेंगलुरु के 2 ट्रिप मार ले, 2 दुबई के मार ले, बना ले यार, क्रिएट अ न्यू सिटी। हमारा कल्चर है, कल्चर है, कल्चर है, कल्चर है, कल करके क्या किया हुआ है, दे हैव प्रोटेक्टेड द कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल लेगेसी विदाउट क्रिएटिंग न्यू हब्स। तो एक कंजेस्टेड सी, ओल्ड सी, रस्टिक सी, सड़ने वाली डिकेइंग सिटी आपको दिखेगी। और फिर आपको ये अंदर से एज अ टीचर मुझे अंदर से ये डराता है कि वो मिजोरम का बच्चा, वो मणिपुर का बच्चा जो ये सोच के आया है कि मैं अपने करियर का एक अच्छा पार्ट कोलकाता में बनाऊंगा, मैं वहां पे स्टडी करूंगा, प्रेसिडेंसी कॉलेज जाऊंगा, वो जब कोलकाता घूमेगा तो उसको ये दिखेगा ड्रीम ऑफ इंडिया। अगर एक बिहार का, कटिहार का बच्चा वो आता है तो उसको ये दिखेगा ड्रीम ऑफ इंडिया। अगर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से भोजपुरी में बात करने वाला बच्चा वो जाता है कोलकाता में तो उसको अजीब लगता है कि क्या ये है हमारी टॉप मेट्रो सिटी। वर्ल्ड बैंक ने कोलकाता को कह दिया कि भाई इट इज नथिंग बट अ स्लम। स्लम बोल दिया, जबकि हम उसे मेट्रो में काउंट कर रहे हैं। हम बहुत कुछ काउंट कर रहे हैं, बट पॉइंट आप समझिए। तो इसका मतलब इमेजिनेशन ये थी कि ईस्ट का पापा बंगाल, बंगाल का पापा कोलकाता, और कोलकाता पूरे ईस्ट का, पूरे हिंटरलैंड बोलते हैं इसे, पूरे हिंटरलैंड का ध्यान रखेगा, ट्रेड भी करवाएगा, शिप्स भी आएंगे और सारी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, जाइगेंटिक बनेगा। जिस तरीके से तमिलनाडु ने पूरे पेनिनसुलर इंडिया का कर रखा है। आज कंपीट करते हैं तमिलनाडु से कौन? महाराष्ट्र कंपीट करता है, केरल कंपीट करता है, तेलंगाना कंपीट करता है, आपका आंध्र प्रदेश कंपीट करता है। देयर इज कॉम्पिटिशन, और कोई भी स्टेट इनमें से एक दूसरे से पीछे नहीं है। अगर तमिलनाडु थोड़ा आगे बढ़ता है तो महाराष्ट्र उसको पटका नहीं देता है। उसी तरीके से आप वेस्ट में अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, दे आर कंटिन्यूअसली कॉम्पिटिटिव। उसी तरीके से हाँ, हेल्दी कॉम्पिटिशन। और यही तो है गेम, तो यही है ना कि वी हैव टू, कहीं ना कहीं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं जब सब एक दूसरे से हेल्दी। 4 पे हैं पाजी, अब 8 पे जाना है। तो गेम ये है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई, डबल। तो डबल का एक बेसिक फिलॉसफी क्या होगी कि यू नीड न्यू सिटीज, एग्जैक्टली यू नीड, अब ये स्टूडियो है, अब मैं इसको रस्टिक यहाँ पे बदबू फैला दूं तो आप बोलोगे कल से मैं नहीं रिकॉर्ड। और इवन जब हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हो, जब हमारी सेंट्रल से हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद भी अगर हम वहीं रहना चाहते हैं, देयर आर समथिंग फिशी थिंग्स। या तो आप उसके उस बदबू में, उस रस्टी थिंग्स में आप कुछ छिपा कर रखना चाहते हैं कि हम जैसे वैसे रहो, हमें छेड़ो मत आके, है ना। या तो हमने एक इंटरनल सिस्टम, हमने एक इंटरनल सिस्टम डेवलप कर रखा, वो भी तब जब आप कोलकाता की स्पेसिफिकली बात कर रहे हो और कोलकाता के बाद कई तरीके के रिसोर्सेज हो, तब ये सिचुएशन है। इतने लिटरेट लोग बंगाल से आते हैं, जो लिटरेसी है, जो काइंड ऑफ, अभी देखिए ना रविंद्रनाथ ठाकुर, मतलब
रविंद्रनाथ टैगोर, उनके बस्ट को तोड़ा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप लेट्स से आप आगे बढ़ चुके थे लाइफ में, है ना, आप ऑक्सफोर्ड के लेवल पे पहुंच के आप अपने आप को अब डीके कर रहे हैं, और उसका रीजन है कि बंगाल एक टाइम में इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, और आज वो बांग्लादेशी कैपिटल ऑफ इंडिया बन रहा है। ठीक है, तो आप जब कल्चर, हेरिटेज और इंटेलेक्चुअलिटी, हाँ, बंगाल की जानी जाती है, आज भी नाम ले सकते हैं, आज भी, बिल्कुल। और आप अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कबाड़ आप इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो इंप्रेशन है, मेंटल इंप्रेशन है। अब मैं आपको इसका एक काउंटर देता हूं, और वो बड़ा अजीब टाइप का काउंटर है। तो बंगाल के ग्रोथ का आज बंगाल के ग्रोथ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके मुख्यतः दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि पूरे बे ऑफ बंगाल में बड़े गेम्स चल रहे हैं। बे ऑफ बंगाल मतलब भाई समंदर, बिल्कुल। तो एक तो है हमारा प्यारा सा नया बांग्लादेश, प्यारा बोलूं या क्या बोलूं, जो अपने आप को गार्डियन ऑफ ओशन समझ रहा है। तो अब यहां पे हेल्दी कंपटीशन वाली चीज नहीं चल रही। अब यहां पे है कि बांग्लादेश हर वो चीज कर रहा है कि वो इंडिया की सिक्योरिटी को बेच सके। इंडिया की सिक्योरिटी को, एक है भिकमंगा, और वो भिकमंगा जाके एक कोठी वाले आदमी की कोठी की सबसे वीक पॉइंट्स जाके चाइना में बता रहा है। आपका एक बड़ा सा घर है, और उस घर के सामने एक रहता है आपका कोई वर्कर था, वो वर्कर आपको छोड़ के चले गया। आपका बड़ा सा घर है, अब वो वर्कर जाके एक दूसरे बड़ी कोठी वाले को जाके ये बता रहा है कि एजेंट बन गया उसका, हाँ, यहाँ पे तेरा सीसीटीवी वीक है, यहाँ पे इनका शीशा वीक है। तो ये काम आज बांग्लादेश कर रहा है। कभी वो चाइना से मिलता है, कभी वो पाकिस्तान से मिलता है, कभी तुर्की से मिलता है, कभी यूएस से मिलता है कि भाई हमें पैसा दे दो और हम तुम्हें सीक्रेट्स बता देते हैं, हमारी जमीन ले लो, हमारे एयरबेसेस ले लो, बट इंडिया को चेक में रखो, इंडिया कुछ करने वाला है। अब ये नहीं पता क्या करने वाला है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक कंटिन्यूसली कंपटीशन चल रहा है अमेरिका और रशिया चाइना में, इस रीजन में बिग पावर गेम्स, जैसे इंडिया, रशिया, चाइना, अमेरिका, कहीं पे भी अगर इस रीजन में कोई पंगा है, वहां पे ये चारों प्लेयर्स एटलीस्ट अवेलेबल है। अच्छा, इंडिया के कहीं पे भी इंटरेस्ट होंगे तो वहां पे पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान धार्मिक तरीके से, मतलब रिलीजन का यूज करके अपने आप को अलाइन करना चाह रहा है आज पाकिस्तान से। वही बांग्लादेश जिसने बोला था हमें नहीं चाहिए तुम्हारी डोमिनेंस, आजादी चाहिए हमें। और वो पाकिस्तान का जो रिलीजन वाला एंगल आप बता रहे हो, उसी से उसको प्रॉब्लम थी। हाँ, कि थोपा जा रहा है हमारी बंगाली अस्मिता को। बट आज उल्टा हो रहा है, आज काउंटर है। आज बंगाली अस्मिता को दबाने की कोशिश है बांग्लादेश में। एंड नाउ पाजी प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ रीजन, दिस इज नॉट अ स्टेट। मतलब जो बांग्लादेश में होता है उसका इंपैक्ट असम तक आता है, उसका इंपैक्ट सिलीगुड़ी तक आता है, उसका इंपैक्ट बंगाल तक आता है। बिल्कुल। तो अब इन्होंने सबसे पहले, मतलब बांग्लादेश हैज डन दिस विद अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। जब क्रिएशन हुआ तो देवर बेबीज हमने क्रिएट किया, तो हमारे वो एक तरीके से बच्चे की तरह हमने पाला, नरिश किया, पैसे दिए। फिर उन्होंने बोला यार हमारे पास सामान नहीं है, हम अपने लोग छोड़ रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे वीकनेस थी, स्ट्रेटेजिक वीकनेस मैं बोलता हूँ। इंडिया में ना हमेशा, अगर मैं कहूँगा ना कि इंडिया 1947 के बाद अगर सबसे बड़ी इंडिया में वीकनेस है तो वो है स्ट्रैटेजिक फोरसाइट नहीं हमारे में। हम आज का देखते हैं, हफ्ते का, महीने का देखते हैं और खत्म करते हैं कि मेरे टर्म में ये। तो हमने सोचा कि ये देखो इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है बांग्लादेश, हमने ही बनाया है, तो बच्चा है हमारा, क्या इसको थोड़ी ना तंग करना। तो यार कुछ लोग आ जा रहे हैं तो हम इसे इग्नोर करते हैं। आज भी हम बच्चे ही समझ रहे हैं उसे। हाँ, तो उस टाइम में हमारा माइंडसेट था कि कोई आ जा रहा है ना तो कोई बात नहीं, फॉरेन पॉलिसी अच्छा मेंटेन हो रहा है ना। तो एक कॉम्प्रोमाइज था कि फॉरेन पॉलिसी अच्छा रखने के कारण अगर बांग्लादेशी आ भी रहे हैं 2, 4, 6, 8, बट ये नंबर 2 करोड़ था 2000 में, क्या 10 के नंबर पे 100 लोग आ रहे हैं। कारगिल में, कारगिल के बाद जो कारगिल रिव्यू कमेटी है उसके बाद 2 करोड़ नंबर ऑफिशियल फिगर्स में डाला गया। किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5। बच्चे तो 10 करोड़ सीधा बोल देते हैं कमेंट में, अब मुझे नहीं पता क्योंकि दे आर काउंटिंग देयर नेबरहुड, वो अपने नेबरहुड देते हैं। तो वो रेशियोज, वो कहते हैं सर इस रेशियो में हमें अब दिखते हैं बांग्लादेशी, क्योंकि बांग्लादेशी किसी और स्टेट में बड़े आराम से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, है ना। चलो बंगाल में नहीं आइडेंटिफाई होते, दूसरे आराम से हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमने उनको प्यार से रखा और बोला कि भाई कोई बात नहीं, लोग आ रहे हैं, हमारे अच्छे रिलेशन है। सेकंड फेज आता है जब बांग्लादेश हमारे पे बिल्कुल डिपेंडेंट होकर अच्छे से इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है। शेख हसीना का समय था, इंटीग्रेशन। अब हमें क्या डर लगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये जो पतला सा चिकन नेक है ना, इसका चिकन नेक का एक ऑल्टरनेट हम बांग्लादेश से बना देंगे। तो हमने लुच्चू पुच्चू खूब किया। ये लो 2 रसगुल्ला, 2 माछ भात खाते हैं। वी डिड, छोटी छोटी बात पे वहां के लीडर्स प्यार से, बहुत प्यार। इसको मैं कहूंगा मैत्री का फेस था।
इस मैत्री के फेज में बांग्लादेश बिकेम ए इकोनॉमी, ठीक है, इंडिया के नोड। अब आप बोलेंगे कि बांग्लादेश अपने आप बना, एब्सोल्युटली नॉट। ये एक रीजनल गेम है। अगर ये रीजन इंटीग्रेट नहीं है बांग्लादेश से, बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी नहीं है, तो यू कैन नॉट ग्रो, यू कैन नॉट ट्रेड। जब पापा यहाँ रहेंगे तभी तो ये सेफ है ना। पापा वहां बैठे हैं विशाखापट्टनम में, कोलकाता में, INS कोलकाता विशाखापट्टनम क्या है? इट इज एज गुड एज बांग्लादेश का। इट्स द INS विशाखापट्टनम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं, INS विशाखापट्टनम इज अ खुला इंश्योरेंस फॉर सेफ्टी एज वेल एज खुला अश्योरेंस फॉर एंड ऑफ बांग्लादेश। इट इज एज गुड एज लाइक दैट। बट हमने कोई भी अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बांग्लादेश को देख के बनाई ही नहीं। हमने हमेशा बांग्लादेश को समझा कि लुच्चू पुच्चू एक छोटा सा प्यारा सा स्टेट है, किसी को जिस दिन देखना होगा निपटा लेंगे ना, देखना ही नहीं है। क्यों देखेंगे? बांग्लादेश कैन नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके, बट बांग्लादेश में बहुत सिस्टमैटिकली 1971 से पहले भी पाकिस्तान ने वो जो सीड्स ऑफ रेडिकलाइजेशन है वो बिल्कुल सो कर। अच्छा, इस आप इस एंगल पे बात करोगे कि बांग्लादेश का इस्तेमाल चाइना या पाकिस्तान ने एक कहते हैं कि वॉर होती है बैक ऑफ द डोर, क्या वो बैक ऑफ द डोर की तरह बांग्लादेश का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि बांग्लादेश खुद में कोई वॉर नहीं लड़ सकता, उसे भी पता है बहुत अच्छे से, बट वो इस तरीके से रहेगा कि मैं दुश्मन के साथ हूं, मुझे पालते पोसते तुम भी रहना, पालते पोसते तुम भी रहना, सब पालते पोसते रहना, मैं अपनी जिंदगी इसी में चलाता रहूंगा। क्या बांग्लादेश ने इस तरीके से? शॉर्ट आंसर एब्सोल्युटली यस। लॉन्ग आंसर इज की वो आपको मैंने बताया ना, कश्मीर एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम अभी मैंने आपको सिलीगुड़ी बताया। दिस इज आवर स्ट्रेटेजिक वीकनेस, बिल्कुल ज्योग्राफिकल बोलते हैं, है ना। तो ये वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, क्योंकि आपने आर्टिकल 370 वगैरह एब्रोगेट कर दिया, तो अब मैंने ये इतना लंबा लिस्ट बनाया, चाइना, पाकिस्तान, US, म्यांमार, रशिया। तो क्या जो भी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं वो जब बे ऑफ बंगाल में खेल रहे हैं, तो क्या वो सिलीगुड़ी के पास खेलने आएंगे? सिलीगुड़ी के पास आएंगे। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आपने बोला कि आप मेरी कंट्री गिरवी रख सकते हो, आप $1 बिलियन दो, मैं आपको सिलीगुड़ी के पास में एक बार घुमा के लाऊंगा, तो अच्छी बात है ना। ये तो आप बोलोगे जस्ट बिकॉज आई एम नियर टू इंडिया, जस्ट बिकॉज मैं आपके घर में गार्ड की तरह काम करता था, जस्ट बिकॉज मैं आपके घर का कबाड़ी था, आई नो योर सीक्रेट्स, फेवर मिल गया, आई नो योर सीक्रेट्स, नाउ आई कैन सेल यू इन चाइना, आई कैन सेल यू इन तुर्की, आई कैन सेल यू इन US। ये काम आज बांग्लादेश कर रहा है। जिसके पास डेटा है वो किसी का भी साथी हो सकता है। हाँ। दूसरा, पाकिस्तान बांग्लादेश को फोर्स भी कर रहा है कि इसी डायरेक्शन में रहो बेटा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि तू रुक ना, मैं दिखाता हूं कैसे कोलिशन तुझे मिलेगी, मैं तुर्की से तेरा कनेक्शन कराता हूं बांग्लादेश, तू टेंशन मतलब मैं तेरा कतर से क्लाइंट दिलाता हूं, सीधी भाषा में मैं आपको और क्लाइंट दिलाता हूं, छोटे शब्दों में दलाल। हाँ। और इस दलाल का क्या इम्पैक्ट है, क्या यूज है? इस दलाल का सिर्फ एक फोकस रहा है पूरी लाइफ में, फ्रॉम बर्थ ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम बर्थ ऑफ पाकिस्तान। और बर्थ ऑफ पाकिस्तान आप ये मत सोचिए कि जिन्ना एंड 47 एंड ऑल दैट, ये झूठ है। बर्थ ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रॉम डायरेक्ट एक्शन डे। तो ये चीज़ें हिस्ट्री की किताब में लिखी नहीं गई है, मैंने सारी NCERT की किताबें पढ़ी हैं, तो जो NCERT की किताबें हैं उसमें ये सारी चीज़ें जान के मेंशन नहीं की गई। रीज़न बताइए, ताकि भारत के लोग वो कम्युनल ना हो जाए, हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा विवाद ना हो। अच्छी बात है, एक साइड से अच्छी बात है, बट एक सर्टन मैच्योरिटी के बाद आपको स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग आपको पता होना चाहिए सामने वाले का माइंडसेट कैसा है। हाँ। आपको शत्रु बोध होना चाहिए। बिल्कुल। सामने वाला धर्म को यूज करता है, हम बोल रहे हैं, हम अपने आप को टैटू करवा रहे हैं, हम सेकुलर है ना, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, हमने टैटू करा लिया दिमाग पे, किताबों में टैटू करा दिया। बट सामने वाला जैसे आपसे बिहेव कर रहा है, आपको काउंटर उसी के तरीके से देना पड़ेगा। तो सामने वाला अगर स्ट्रीट डॉग है तो आपको डोबरमैन शाठ्यम समाचरित, ये तो हमारे वेदों की लाइन है। हाँ। भाई आपको गुंडे से तो निपटना है। हाँ जी। कैसे निपटोगे? तो वही है ना कि शत्रु बोध इज एब्सोल्युटली मस्ट। तो पाकिस्तान का एक जो क्लियर एजेंडा है वो है कि जहां इंडिया को परेशान कर सकूं मैं करूंगा। तो मिल गया बे ऑफ बंगाल, मिल गया बांग्लादेश, चाबी लगाते रहो, क्लाइंट दिलवाते रहो, हर चीज में पैसे खाओ। अगर लोगों की जरूरत है, पर्सनल की जरूरत होती है, ट्रेंड, बिल्कुल, तो ट्रेंड लोगों को वहां डिप्लॉय करो। अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है इंडिया में कुछ बवाल करने के लिए, उसको भी मैं बांग्लादेश में ट्रेन कर सकता हूं। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि उनको ये पता है कि अगर POK से कुछ किया, रावलपिंडी से कुछ किया, तो ब्रह्मोस आएगा, गुड मॉर्निंग पापा बोलना पड़ेगा, फिर सॉरी पापा, गुड मॉर्निंग पापा, गलती हो गई थी, अगली बार से नहीं। तो उनको पता है कि रावलपिंडी की अगर बॉम्बिंग आप कर सकते हो, तो अगर अब कुछ भी एनीथिंग एक डॉट में उठा के ये बता दूं ना कि इंडिया में ये कांड हुआ, इसका डॉट जाके पाकिस्तान में लिंक होता है, तो मतलब देयर विल बी रिटेलिएशन। डिक्लेयर कर दिया है कि इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मतलब इंडिया बहाना ढूंढ रहा है, तू
कुछ कर भाई, बिल्कुल, मैं तेरे को तोड़ूंगा, इसी बहाने में इजराइल मोड में जाऊंगा और तेरा न्यूक्लियर वेपन को तोड़ के मानूंगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, अगर आपको इंडिया को एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री समझते हैं, इंडिया को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी से, ग्रोथ से, पीस के साथ चलना पड़ेगा, तो मैं आपको एक क्लैरिटी से बताता हूं। आई डोंट नो कि हाउ मेनी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स वुड अग्री विद दिस और नॉट, बट आई एम मेकिंग इट एब्सोल्युटली क्लियर कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना ये अमेरिका इजराइल का काम नहीं है, ये भारत का काम है, एंड इट हैज टू बी डन। आप किसी बानर के हाथ में न्यूक्लियर वेपन नहीं डाल सकते। एक बंदर है जो कभी भी कहीं पे भी नाचता रहता है, इट्स क्रेजी। इनफैक्ट बंदर बोल के भी आप मतलब एनिमल की बेइज्जती हो रही है ना, बहुत वो मजेदार है। तो पाकिस्तान को अगर आपने टाइट किया, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में हम बार बार पूछते हैं ना कि क्यों हमने मार दिया, बहुत लोग पूछते हैं इतना क्यों मारा, तो इसलिए भी मारा क्योंकि हमें बांग्लादेश को समझाना था, वो इसलिए भी मारा क्योंकि हमको तुर्की को समझाना था, वो इसलिए भी मारा क्योंकि चाइना ने हमें चैलेंज किया था, बिल्कुल गलवान डोकलाम में मुंह के सामने आ गए थे, तो इंडिया ने अपने वेपन्स भी ट्राई किए, पूरे रीजन में एक मैसेज भी दिया कि बहुत सिर पे चढ़ रहे हो, देखो भाई ऐसा है, ये है अग्नि और ये है प्रज्वलित कर दिया, अब बताओ आगे। बट जब तक ये ट्रीटमेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा, और ये ट्रीटमेंट दो प्रॉब्लम का है, एक है बांग्लादेश प्रॉब्लम, दूसरा है इसके जो प्रॉब्लम्स वेस्ट बंगाल में फैल चुके हैं और असम में फैल चुके हैं और हमारी टॉप सिटीज में फैल चुके हैं। अब मतलब आप कोलकाता को टॉप सिटी में रखते हो तो मतलब मुझे नहीं पता, बट माई पॉइंट इज कि अगर बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में है, असम में है, कुछ एरियाज ऑफ बिहार में है, इन एरियाज को आपको स्पेशल टास्क फोर्स लेके एक एक को, जैसे ट्रंप जा रहा है ना क्रेजी, आप उसको पागल कह लो, बट उसको ये पता है मेरी कंट्री है, मेरे बॉर्डर ही है, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं है क्या, लाल किताब नहीं, तो उसमें इंडिया दैट इज भारत, तो बिल्कुल क्या मतलब है इसका भाई? इसका मतलब है कि इंडिया एक कंट्री तो है, बिल्कुल, तो कंट्री का बॉर्डर तो होगा, बिल्कुल, तो उसके लोग तो पता होंगे, या बांग्लादेशी भी इंडियन है, नेपाली भी इंडियन है, भूटानी भी इंडियन है, म्यांमारीज भी इंडियन है, पाकिस्तानी भी इंडियन है, मतलब क्या क्रेजी हरकत कर रखी हमने। तो फॉरेन पॉलिसी ठीक रखने के लिए हमने 1950 से एक टेपिड फॉरेन पॉलिसी मेंटेन की, भाईचारा है, याराना है एंड ऑल दैट, ओपन रखा। 71 के बाद ये तो बच्चा है, हमने बच्चा बनाया है। उसके बाद इंटरनली आ जाओ, इंटरनल में लेफ्ट गवर्नमेंट चल रही थी बंगाल में, लेफ्ट की गवर्नमेंट, तो लेफ्ट की गवर्नमेंट जो चल रही है वो क्या, किस मॉडल पे जाएगी? सोशलिज्म पे, ठीक है। क्या वो फोकस करेगी मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन पे? क्या वो फोकस करेगी खूब सारी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट हो? नहीं। तो बंगाल का स्टैग्नेशन जो चल रहा था, एक पहला तो वो 1900s में हुआ जब कैपिटल शिफ्ट कर दिया दिल्ली, उसके बाद जो सेकंड स्टैग्नेशन ब्रिटिशर्स के अंडर जो हुआ, उसके बाद सेकंड स्टैग्नेशन शुरू हुआ जब लेफ्ट की सरकार आ गई। अब इसके बाद आपको क्या उम्मीद आती है कि चलो अब चेंज आएगा, तो अब बनती है पॉलिटिकल पार्टी तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस के साथ क्या प्रॉब्लम था कि एज एन ऑफशूट ऑफ कांग्रेस आई थी, तो जो कांग्रेस की कोर फिलॉसफीज हैं उसको तो ये मानेंगे, और वो कोर फिलॉसफीज अगर आप देखें कि अ लिटिल सॉफ्ट, रियरली मैंने इंदिरा गांधी जी के अलावा मैंने देखा नहीं कि आप हार्ड स्टेप्स लेते, और उनका हार्ड इतना हार्ड हो गया था कि इमरजेंसी लग गई। Exactly. तो कहीं ना कहीं मतलब इम्बैलेंस ऑफ पावर, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं सेंस नहीं है, आपको एक थोड़ा और मतलब कैलिब्रेटेड पॉलिसी चाहिए। तो बंगाल में आपको ये दिखता है कि ये जो लेफ्ट के बाद जो टीएमसी रूल आया, इट वाज पार्टली जो लीडर्स थे इसमें वो लेफ्ट के थे, कुछ लीडर कांग्रेस के थे, क्योंकि टीएमसी खुद कांग्रेस का ऑफशूट था। तो मॉडल सेम रहा। मॉडल क्या था कि पॉलिटिकल पार्टी पुलिस को कंट्रोल करेगी बिना कोई पुलिस रिफॉर्म के। पॉलिटिकल पार्टी अगर कंट्रोल कर रही है पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन बन जाती है प्लास्टिक फ्रेम। एग्जैक्टली। और यही प्लास्टिक फ्रेम बनी थी इंदिरा गांधी के टाइम में, जो बात मैंने आपको बोला ना इमरजेंसी के टाइम में। तो अगर आपके आईपीएस, आपके आईएएस, टॉप ऑफिसर्स अगर वो प्रीलिम से पहले ये पढ़ के बैठे रहते हैं कि बंगाल में एक प्रॉब्लम है, मेंस में वो क्लियरली इसे लिखते हैं, पर जैसे ही वो डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं उन्हें ये पता है कि लीडर यही रहेंगे, इन्हीं की पार्टी चलेगी। शपथ लेते ही एक समझ जाते हैं, एक माइंडसेट बन जाता है कि हमें इसके मातहत काम करना है, ये हमारा मालिक है, हमें वही करना है जो कहना है। वरना आपकी लाइफ, अच्छा बाकी राज्यों में भी तो गवर्नमेंट चला रही है, बाकी राज्यों में भी तो पॉलिटिकल पार्टीज, चेंज भी तो होता है ना, चेंज नहीं हुआ ना। ओके, चेंज कहाँ हुआ? आपने बोला कि ये टीएमसी है, पिछली लेफ्ट है, मैंने यही तो आपको बताया कि आपने पार्टी अपनी कैसे बनाई है, लेफ्ट प्लस ऑफशूट ऑफ कांग्रेस। बिल्कुल। तो मतलब आप 50 से अभी तक, सो यू आर सेइंग कि वेस्ट बंगाल के हालात, कोलकाता के हालात तभी सुधर सकते हैं जब वहां पर पॉलिटिकल चेंज आए, जो कि बहुत सालों से है।
आ क्यों नहीं रहा, इस पॉइंट पर आते हैं। क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे राज्यों में, जो शुरुआत में भी मैंने बोला कि बीजेपी ने कई राज्यों में सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, कोई भी दूसरी पार्टी हाँ बहुत राज्यों में सरकार बनाती है, जाती है, दूसरी पार्टी आती है, यही बंगाल में फिक्स है। यही पॉलिटिकल पार्टी सच बोलना शुरू कर देना तो ये काफी है। ममता बनर्जी रोती थी, शी यूज्ड टू क्राई इन पार्लियामेंट कि बहुत बांग्लादेशी आ रहे हैं, Exactly. मैं कैसे इसे ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ममता बनर्जी शुरुआत का अगर करियर देखा जाए, काफी साल बाद तक का करियर देखा जाए, उनका पॉलिटिकल करियर में बहुत अच्छी इमेज, लेकिन ऑल ऑफ सडन जब बात आती है बांग्लादेश, ऑल ऑफ सडन जब बात आती है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की, एक अलग ही रूप दिखाई देता है। मोदी साहब कहते हैं कि बहुत अच्छी बहन है मेरी, ठीक है, लेकिन जब आइडियोलॉजी की बात आती है, जब बड़े फैसलों की बात आती है, बिल्कुल ऑफ द वे दिखाई देती है। तो क्या मजबूरी है कि सरकार बनाए रखना है तो फिर ये वाली बातें करनी पड़ेंगी? हाँ, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और वाले मोर और लेस। तो बॉटम लाइन अब ये हो चुका है पाजी कि आप इस रीजन में हैं जो कि बंगाल का रीजन है, और अगर आप बंगाल के कुछ एरियाज को देखें तो बंगाल कुछ इस टाइप का है, और इसे हम बोलते हैं नॉर्थ बंगाल, और इसे हम बोलते हैं साउथ बंगाल, ठीक है, नॉर्थ है एक, साउथ है, मान लीजिए। तो साउथ के जितने बॉर्डर इलाके हैं, अब वो बॉर्डर इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डेमोग्राफिक अग्रेशन में चले गए हैं। ओके, डेमोग्राफिक अग्रेशन और डेमोग्राफिक चेंज ये दो अलग शब्द हैं। डेमोग्राफिक चेंज मतलब मान लीजिए आप बहुसंख्यक थे, आप अल्पसंख्यक बन गए, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, बिकॉज लेट्स से आपने 6 बच्चे पैदा किए, अगले वाले ने नहीं किए, लेट्स से आप माइग्रेट कर गए, आपके बच्चे यहाँ नहीं रहते, सब यूएस में रहते हैं। बट यहाँ पे अग्रेशन है। अग्रेशन कैसा है कि अगर आप इंडिया का मैप बहुत ध्यान से, और इसको आप डेमोग्राफिक डेटा को बहुत आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये समझ आएगा कि कुछ जगह, और अभी यूपी में योगी जी की जो गवर्नमेंट है, बाबा की गवर्नमेंट है, वो इसके ऊपर काम कर रही है। मैं आपको एक कुछ लोकेशंस बताता हूँ, ठीक है। इस लोकेशन पे आपकी डेमोग्राफी अग्रेशन हुई है, बिल्कुल सिलीगुड़ी के पड़ोस में नॉर्थ ईस्ट बिहार पे, यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुई है। इन सारे एरियाज में डेमोग्राफी चेंज हुई है, ठीक है। तो मतलब समझिए कि आपका ये जो पूरा सिलीगुड़ी है ना, इसके ऊपर फोकस, इसके चारों तरफ आपने क्या किया है, अपने लोग लगा दिए। अब मान लीजिए अगर मैंने 100 लोगों को भर्ती किया जी इस जगह जाने के लिए, इस 100 में मैंने सिर्फ 2 स्लीपर सेल के बंदे डाल दिए। स्लीपर सेल क्या है, आप और मैं स्लीपर सेल है, ठीक है, बिल्कुल बैठे हैं ऐसे आराम से पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, और फिर हमें 10 साल के बाद एक कॉल आया, एक्टिवेट, तो हम गए, बस एक्टिवेटेड, खत्म। ये पूरा पीछे का हटाया, लकड़ी, सामान निकाला, काम शुरू, बस। तो ये आपको कैसे पता कि कहाँ आपने कितने डाल रही है? तो यहाँ पे हमारी पूरी, और यहाँ पे पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट 1950 से एक फॉरेन पॉलिसी दोस्ती करने के लिए बांग्लादेश से हमने इसे इग्नोर कर रखा। और हम क्यों ना माने कि पाकिस्तान, चाइना अपने स्लीपर सेल्स, अरे हाँ, सॉफ्ट बॉर्डर है, आराम से इन्फिल्ट्रेट कर सकता है बांग्लादेश। क्यों ना माने क्या है। अब मैं आपको 2 मॉडल बताता हूँ। आप आइए बांग्लादेश से, इनफैक्ट आपको मैं 3 मॉडल बता देता हूँ। आप आइए सबसे पहले बांग्लादेश से वीज़ा लगवा के आए अंदर, आते ही आप पहले गए तंदूर पे अपना खाना खाया और अपना पासपोर्ट जला दिया, गायब। उसके बाद गायब। उसके बाद आप ढूंढेंगे कॉन्फ्लिक्ट रीजन, कश्मीर में गए, कश्मीर में किसी पत्थरबाज OGWs इनके पास बैठ के आपने वहाँ पे अपना शरण ले लिया, वहाँ सारे डॉक्यूमेंटेशन करा लिया, सब कुछ हो गया। इसी तरीके से आप आए स्मगलर बन के, कुछ सामान स्मगल करके आए, और सेम काम आपने किया, आए यहाँ बस गए। आपका एक अभी 15 साल से एक आदमी का पकड़ा गया, जो 15 साल पुराना उसका बांग्लादेश का भी ID कार्ड है, और उसके बाद 15 साल पहले उसने इंडिया का भी ID कार्ड बना रखा। तो उसके पास मतलब डबल मतलब गजब। मैंने कहा भाई ये होती है ना कि उधर भी बेनिफिट, इधर भी, दोनों जगह फायदे। हाँ भाई, तो टैक्स आप दे दो, बाकी बांग्लादेशी खा लेंगे, है ना। तो एक तो ये मैंने आपको दूसरा मॉडल बोल दिया बांग्लादेशी का, जो आ रहे हैं सीधा थ्रू स्मगलिंग। तीसरा मॉडल देख लो। तीसरा मॉडल है कि रोहिंग्या जो म्यांमार में रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है यार, इंडिया के साथ हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई बॉर्डर हम शेयर नहीं कर रहे। तो रोहिंग्या पहले बांग्लादेश आएगा, और बांग्लादेश कहाँ है, यहाँ है। वो यहाँ क्या कर रहा है कश्मीर में आके, एग्जैक्टली वो मुम्बरा में क्या कर रहा है, वो मालेगांव में क्या कर रहा है। वो आएगा तो बसेगा, जहां कॉन्फ्लिक्ट है वहीं पे क्यों है भाई, तू वहीं क्यों जा रहा है। ऐसा वहां पे कोई मतलब कुछ सोना वोना मिल रहा है, क्या हो रहा है। अब ये मैंने आपको 3 सिस्टम बताए, इससे भी बड़ा सिस्टम सुनो। पाकिस्तान से मैं फ्लाइट लूंगा नेपाल की,
नेपाल से आके इधर बस जाऊँगा, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। अगली फ़्लाइट मैं पाकिस्तान से फ़्लाइट लूँगा कतर की, कतर से बांग्लादेश, बांग्लादेश से एंट्री, बहुत प्यार से एंट्री, पासपोर्ट गायब, हम्म, पासपोर्ट बांग्लादेश में सबमिट करके ही घुसा हूँ मैं। हम्म, तो मैं अब कोई भी कर्म कांड करके वापस, और मेरा पासपोर्ट तैयार, मेरे को अब पाकिस्तान नहीं जाना ना, मेरे को पाकिस्तान नहीं जाना, मुझे कतर जाना है या यूएई जाना है या बहरीन जाना है, वहाँ से मैं नेपाल भी जा सकता हूँ, नेपाल के बाद मैं पाकिस्तान जाऊँगा। भारत से बाहर हुए नहीं फिर तो कहीं भी जाओ। हाँ, तो कुल मिला के इसमें 3 लिंक है। एक है मिडिल ईस्ट लिंक, ताकि आप अच्छे से फ्लाइट ले सकें। फिर आपको इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है तो आपके पास आज 2 बॉर्डर्स हैं बिल्कुल, जहाँ से आप कर सकते हो। 3 बॉर्डर, एक है नेपाल बॉर्डर। अब नेपाल बॉर्डर का जो मुझे लगता है जिम्मेवारी है, आधा जिम्मेवारी तो योगी गवर्नमेंट ने ले लिया है। पूरे बॉर्डर पे क्या किया था पाजी, बहुत सिस्टमैटिकली यहाँ पे डेमोग्राफिक अग्रेशन किया था। तो इलीगल यहाँ पे बड़े सारे बिल्डिंग्स बनाए थे, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाए थे, सबको ठीक है ज़मींदोज़ किया जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि आपके बॉर्डर में इनका एक सिंपल सा आइडिया था, जब, और इसे मैं अगर रील में बताता ना ये वायरल होता, इनका प्लान था कि जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो उस टाइम में चाइना यहाँ से अटैक करेगा, और उस टाइम में पेनिनसुलर इंडिया से ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पीएफआई, सिमी ये निकलेंगी, और ये अलग अलग जगह, ये इंडियंस हैं, पीएफआई, सिमी, दे आर इंडियंस, बिल्कुल, और ये अलग अलग जगह राइट्स करेंगे, और इसी टाइम में एक चौथा फ्रंट खुलेगा स्लीपर सेल का, फटेगा अलग अलग जगह। एग्जैक्टली। तो दिस इज टू एक बार बोलते ना, इंडिया को क्रिपल करना, इंडिया की सोवरेनिटी को क्रिपल कर देना एक दिन के लिए। तो एक बार को आप सोचिए कि इसमें से एक भी प्लान एक्टिवेट हुआ। पाकिस्तान इज इमटेरियल, पाकिस्तान को हम देखते नहीं है, इट इज जस्ट फ्यू ब्रह्मोस अवे। चाइना इज अ थ्रेट, इफ चाइना इज अग्रेसिव विथ यू, आपकी आईबॉल टू आईबॉल की लड़ाई चल रही है, बट उस टाइम में अगर आपकी इंटरनल में फटी हुई है, इंटरनल में आपका अगर डिस्टर्बेंस हुआ, वीकनेस है, तो आप वीकनेस है, आप अंदर लड़ोगे कि बाहर लड़ोगे, कहाँ लड़ोगे? और ये सबसे बड़ी पॉइंट आपने बताया, क्योंकि अभी जब पाकिस्तान के साथ डिस्टर्बेंस था उस वक्त पर भी ये बात निकल कर सामने आई कि इंटरनली अगर यहाँ पर आपको राइट्स हो गए या स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो गए या फिर सेमी और पीएफआई का जो आपने जिक्र किया वो अगर एक्टिवेट बैंड क्यों किया? फंस जाओगे। होम मिनिस्ट्री पागल है क्या? होम मिनिस्ट्री पागल है क्या? उनको बैन क्यों करेगी? कुछ तो कारण होगा। एग्जैक्टली। चलो मैं आपको ना प्लॉट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इलीगल इमिग्रेशन लिख देता हूँ। ये पूरे बॉर्डर पे इलीगल्स, ठीक है, असम में इलीगल्स भर दिए हैं मैंने, त्रिपुरा में इलीगल्स, ठीक है। तो आपके नॉर्थ ईस्ट को परेशान कर रखा है, आपके नॉर्थ ईस्ट का सबसे मेन स्टेट है असम, उसको परेशान कर रखा है। सो मच हो कि अभी हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने बोला कि धुबरी में आर्मी को कंटिन्यूसली डिप्लॉय कर रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ पोजीशंस बता रहा हूँ। इसके अलावा मान लीजिए आपकी ये मुंबई है, आपका ये दिल्ली है, हर जगह मैंने क्या कर रखा है, मैंने रोहिंग्या प्लस बांग्लादेशी स्लीपर सेल डाल दिया है, बिल्कुल हर जगह सिटीज़ में। तो आपकी सिटीज़ में इसके अलावा मैंने ऑर्गेनाइजेशंस नर्चर किए हैं, जैसे पीएफआई, सिमी, जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है अंडर UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। NIA इनको तोड़ती है रेगुलर बेसिस पे, आज भी इनके कार्डर मिसिंग है। इसके अलावा आपके पाकिस्तानी लोग जो इंडिया में आए, दे आर मिसिंग, दे आर जस्ट मिसिंग। बांग्लादेशी जो आए, मैं ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा, ये लीगल कह रहा हूँ, अरे इसका कोई डेटा ही नहीं है। एग्जैक्टली। Then there are Bangladeshis who are missing. ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। They came legally. ये लीगल है, लीगली पाकिस्तानी बांग्लादेशी अलग अलग तरीके से, नहीं कहाँ है, नहीं, एक बार आ गए उसके बाद गायब हो गए, उसका किसी ने शेल्टर दे दिया। इसके बाद इलीगल का तो मैंने आपको बताया, इलीगल में आपको कौन कौन, तो काउंटिंग ही नहीं है। इलीगल में एक पाकिस्तानी अपने आप को बांग्लादेशी बोल के आता है, एग्जैक्टली। एक रोहिंग्या अपने आप को बांग्लादेशी बोल के आता है, और बांग्लादेशी तो है ही। तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हो गए, बिल्कुल। इसके अलावा सिमी पीएफआई हो गया। इसके अलावा आपके मुंह के सामने पाकिस्तान है, और पाकिस्तान चाइना के साथ खेल रहा है, और अभी चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश की पहली ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान को ड्रोन्स तुर्की सप्लाई कर रहा है, बिल्कुल। बांग्लादेश को ड्रोन्स तुर्की सप्लाई कर रहा है, म्यांमार में तुर्की एंटर कर रहा है। तो कुल मिला के आप जो ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हो, तो बहुत लोगों की नजर आपके ऊपर है। तो आप जितना राइज करोगे उतना दुश्मन। हाँ, अब मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि शत्रु बोध होना, प्रॉब्लम के बारे में खुल के बात। डू यू थिंक कि अभी की गवर्नमेंट को इस बात का शत्रु बोध, जो आप वर्ड लगातार यूज कर रहे हैं, ये है?
यार पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज यार आप अगर आपने ये सारे, मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, मतलब बोलने में बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जिस दिन इसको सॉल्व करने बैठोगे ना, आपको पता है क्या क्या बोला जाएगा। आप शब्द सुनो कि इंडिया, और मैंने ये एक ट्वीट शेयर किया था, अल जज़ीरा ने तो आर्टिकल भी लिख दिया, हम इलीगल इमिग्रेंट्स को धक्का दे रहे ना बांग्लादेश की तरफ, उस पर लिख दिया गया इंडिया इज पुशिंग आउट मुस्लिम्स। तो आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हारते रहोगे डेली। फिर इंडिया इज मार्जिनलाइजिंग। बट इंफॉर्मेशन वॉर से हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं बता रहा हूँ एक बार, ये इंडियन मुस्लिम्स के इशू को उठाया जाएगा पूरी दुनिया में। इंडियन मुस्लिम ये नहीं बोला जाएगा कि हम एक्चुअली में स्पाई पकड़ रहे हैं। यूएन में इस बात पर डिस्कशंस होंगे। हाँ, मतलब आप समझ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, बोलो हाँ, बिल्कुल, उसमें आपको बहुत सारा वेट लगा था ना। तो जब आप आर्टिकल 370 को छेड़ा था आपने, तो क्या आप दूसरी सारी चीजें छेड़ के बैठे थे? नहीं, आपका पूरा एनर्जी फोकस सिर्फ आर्टिकल 370 पे था। ठीक है, वैसे ही एक एक ऑर्गेनाइजेशन पे इतनी एनर्जी लगेगी, मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो इलीगल इमिग्रेशन नहीं, पीएफआई पे भी जब बात होती है यूपी के अंदर, तब भी बहुत बड़े डिस्कशंस इस पे होते हैं। मतलब तब भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तब भी बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं पीएफआई को बैन करने के खिलाफ। कि क्यों बैन किया जा रहा है, क्यों बैन किया जा रहा है, क्यों, हाँ, क्या जरूरत है? मतलब अब इसके ऊपर तो मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एनआईए से ज़्यादा इस भारत के किसी डॉक्यूमेंट पे मुझे भरोसा नहीं होता। एनआईए जब चार्जशीट में कुछ लिख देता है, सही बात, वो जब चार्जशीट में लिख देता है तो मैं उसको एविडेंसेस के साथ में है। मुझे डॉट्स कनेक्ट करने के लिए मैं एनआईए की बहुत ज़्यादा चार्जशीट। सो डू यू थिंक यूपी के अंदर जब पीएफआई के मामले लगभग आई थिंक 5 साल पहले जब आने शुरू हुए और बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे आने शुरू हुए, जो पीएफआई बहुत बड़े लेवल पे एक्टिवेट थी, पीएफआई छोड़ दो, क्या उस पर जो एक्शंस लिए गए यूपी के अंदर खासतौर पर सफिशिएंट है या जरूरी थे, या उसका असर हुआ ग्राउंड पे? मैं आपको बहुत ऑनेस्टली यही कहा ना कि दिस इज एटलीस्ट अ वर्क ऑफ 20 ईयर्स। फर्स्ट 20 साल का काम है। सेकंड, यू हैव टू बी वेरी, मतलब आपको मतलब एग्जैक्ट प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि अगर ये बोला जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक गलत मूव चलते हैं, बिल्कुल, एंड इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, वो सीधा उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पॉलिटिकल करियर छोड़िए, आपका करियर ही दांव पे है, आप कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति कर देते हैं ग्लोबल एजेंसीज। बिल्कुल। तो वन वॉर एट अ टाइम की बात है, वन एट अ टाइम। तो आज मुझे जो लग रहा है, जिस चीज पे चर्चा हो रही है और बहुत काम हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ अपने बॉर्डर को, नेपाल बॉर्डर को साफ कर रही है। ओके, अपने हिस्से का काम कर रही है, हाँ, एटलीस्ट। अब इससे आपने यूपी को छेड़ा, आपने पीएफआई को छेड़ा। अब मैं आपको आता हूं मेन पॉइंट पे। इतनी मैंने आपको कहानी बताई, तो फिर अब मुझे एक बात बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल, मुझे एक बात बताइए, इतनी ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी तो सारी एजेंसीज को पता होगा, ऐसा तो है नहीं पता नहीं होगा। बीट कांस्टेबल को सब कुछ पता होता, बिल्कुल, तो पता था, तो उसके बाद अभी तक एक्शन नहीं हो रहा था, और इन्हें बनने दिया गया। एक्शन छोड़ दीजिए, बनने दिया गया, तो मतलब पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, कुछ है, कुछ है, बिल्कुल कुछ। इस देश की पॉलिटिक्स अगर सुधर जाए और उनके माइंडसेट अगर क्लियर हो जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन में वो ताकत है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन खोद ला सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ये पढ़ के जाता है, एग्जैक्टली। एडमिनिस्ट्रेशन ये एग्जाम निकाल के जाता है। भाई एडमिनिस्ट्रेशन आया नहीं है, उनको नहीं पता वोट बैंक। उनको ये पता है मैं लिखूंगे 2 पन्ने या 3 पन्ने, तो उसके बाद मेरे इतने मार्क्स आएंगे। मुझे बांग्लादेश पे टू एंड फ्रो सब कुछ पता होना चाहिए। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब आ जाते हैं मेन प्रॉब्लम पे, पॉलिटिकल पेट्रोनेज। और इसको वोरा कमेटी ने बार बार, मतलब इसे हम अगर बहुत टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। क्या बोला मैंने? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। अब इसे जोड़िए अगले टॉपिक पे। ये जो है ना टॉपिक, ये यूपीएससी का सिलेबस है। अच्छा, ठीक है, अगले टॉपिक पे आइए। तो मैं यही कह रहा हूं ना, योर ब्यूरोक्रेट्स, जो मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो आ रहे हैं वो पढ़ के आ रहे हैं, उन्हें पता है प्रॉब्लम कहां पे। दे आर आईआईटीएंस, दे आर फ्रॉम आईआईएम, दे आर टॉप इंजीनियर्स, टॉप डॉक्टर्स, दे आर रेडी टू डू पियर्सिंग वर्क इफ टोल्ड सो। इवन इफ दे आर टोल्ड कि भाई हम तुम्हारे पे एक्शन नहीं करेंगे, इलीगल काम भी करके भारत की सुरक्षा करो, तो वो तोड़ के काम करेंगे। दिन रात एक करने वाले ये लड़के 16-18 घंटे पढ़ के वो एग्जाम निकाल के गए हैं। तो दे आर नो जोक्स। और वो एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी वही काम कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट फॉर उनको ये पता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। आपको क्या लग रहा है कि डोवाल साहब जो काम
करते हैं वो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के, वो बहुत बार ऐसा होगा उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिली होगी, तो भी क्या वो करते नहीं रहते? आप लेफ्ट राइट करके आप करते रहते। ये जो जुझारूपना होता है ना, ये ब्यूरोक्रेट्स में होता है। ये आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, दे आर वेल ट्रेन्ड। प्रॉब्लम यहां पे मैं आपको लिंक करके बताता हूं, रियल प्रॉब्लम्स क्या है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो हमें कहीं ना कहीं न्यू लीडर्स की जरूरत है। बिल्कुल। न्यू लीडर्स मतलब फ्रेश माइंडसेट, नए बच्चे, बिना डर के सच्चाई बोल सके। और जैसे मैंने देखा पवन कल्याण साहब हैं, तेजस्वी सूर्या हैं, अन्ना मिलाई हैं, मैं ऐसे लीडर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता हूँ। खुद योगी जी हैं। तो मैं देखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर सेट्स द टोन, बट जो तोड़ के एग्जीक्यूशन होता है वो ऐसे लीडर से होता है। तो वी नीड वेरी हार्ड लीडर्स जो कि ये बोलने में शंका ना करे कि प्लीज इसे धार्मिक मत बनाओ, ये लॉ एंड ऑर्डर और कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू है। मुंह पे बोलो यार कि होगा संविधान, बट अभी फिलहाल संविधान तब चल पाएगा जब नेशनल सिक्योरिटी रहेगी। Exactly. तो सर्वोपरि नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी। बिल्कुल। तो आपको न्यू लीडर्स चाहिए, साथ ही साथ आपको क्लियर डायरेक्शन चाहिए कि पहले क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स तोड़ो, अगला लेयर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एक एक लेयर समझ लीजिए, तब आपको पूरा समझ आ जाएगा। और सिलेबस में ऐसे ही सीक्वेंस में लिखा रहता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है भैया? व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब ये जो इलीगल्स को मैं ला रहा हूं ना, ये भी एक क्राइम है, बट ये एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चल रहा है, एक सिस्टम के तहत चल रहा है। बिल्कुल सिस्टम है ना, वेल ऑयल्ड मशीनरी। ये 10,000 इसको देगा, ये 20,000 इसको देगा, ये आधार कार्ड जाना है, इसके पास जाना है, जेरोक्स वो आपके डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। हाँ। और अगर कोई पंगा होगा तो ये एमएलए का ये पीए है, ये बचाएगा। पहला सेटलमेंट आप इस डिस्ट्रिक्ट में करोगे, उस डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट मूव करोगे, और फाइनली आप कहीं पे भी इंडिया में जाके सेटल हो सकते हो। और उसके बाद आपको ये भी बताया जाता है कि ये सेफ एरियाज हैं, यहाँ पे आप ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, यहाँ पर आपको ये बंदा मिलेगा, इसके पास जाओ, ये पूरा सेटल कराएगा। हाँ। तो ये है एक सप्लाई चेन, ये एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है। एक बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, तो उनके पास पाकिस्तान की मार्किंग की AK-47 मिल गई थी। अच्छा। अभी मोहम्मद शहाबुद्दीन केस हुआ था, बहुत बड़ा केस है। तो कैसे आ गया? बांग्लादेश से ही आया ना, मतलब पाकिस्तान से ऐसा एयर ड्रॉप करते हुए तो नहीं गया ना। बिल्कुल। या तो नेपाल से आया या तो बांग्लादेश से है, और दोनों जगह ओपन बॉर्डर है। चलिए, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। अब आ जाइए तीसरे लेयर पे, टेररिज्म। तो टेररिज्म की जननी कौन? पाकिस्तान। मतलब मैं कहूं कि डोमेन एक्सपर्ट ऑफ टेररिज्म कौन है, फैक्ट्री ऑफ टेरर कौन है? पाकिस्तान। बिल्कुल। पाकिस्तान। अब आ जाता है यूपीएससी का सिलेबस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स लिंकेजेस विथ टेररिज्म। अब ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपने गलत पॉलिटिशियंस लाए, उसमें से कुछ पॉलिटिशियन तो ऐसे ले आए जो खुद इलीगल इमिग्रेंट है बांग्लादेश। बिल्कुल। वो आज इलेक्टेड है भाई। हाँ। तो वो तो और भी बांग्लादेशियों को लाते हैं। ये केस बंगाल में भी, असम में भी, हर जगह। अब ये क्या करते हैं पैसे कमाने के लिए? खुद आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो हेड ऑफ, कभी आप देखा आपने, ये एग्जाम माफिया हो गया। हाँ, बड़े लेवल पर सिंडिकेट्स चलते हैं। हाँ, टैंकर माफिया। तो ये माफिया जो है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। जब ऐसे माफिया बहुत ज्यादा किसी स्टेट में बढ़ जाते हैं तो स्टेट का पावर कम और माफिया का पावर बढ़ जाता है। बिल्कुल। और एक समय था हर स्टेट के अंदर, चाहे यूपी हो चाहे आपका बिहार हो, एक बड़े लेवल पर क्लीन अप करना पड़ता है ना। बिल्कुल। ये शूट आउट एट लोखंड वाला किस चीज के ऊपर है? पिक्चर किस चीज पे? अंडरवर्ल्ड के ऊपर। ATS मुंबई भी एक जमाने में यही स्थिति में था। तो आप एग्जैक्टली ATS का काम क्या यही है। हाँ, तो एग्जैक्टली आप एकदम पॉइंट पे आ गए कि आज जो पावर है बंगाल की, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ये है पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रोपोर्शन ऑफ पावर शेयरिंग है वो कम होता जा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का जो पावर शेयरिंग है वो बढ़ता जा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर इज अ क्लियर ओवरलैप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स एंड सबसे ज्यादा आप क्या कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा आप भी तो पैसे कमाएं, यू आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल, यू वांट मोर एंड मोर मनी। तो सबसे ज्यादा पैसा कब मिलता है? जब सबसे बड़ा काम होता है। बिल्कुल। टेररिज्म। तो टेररिज्म का इंटरनेशनल इंटरेस्ट है जिसमें, इसमें पाकिस्तान पर्सनल प्रोवाइड करेगा पैसा, चाइना, तुर्की, यूएस कोई भी दे सकता है। भारत को तोड़ने के लिए तो हर देश तैयार है। एनी रिच पर्सन, सिंपल है। तो आप
आपने स्टार्ट कहाँ से की थी कहानी? आपने स्टार्ट की थी बंगाल में क्या हो रहा है। ये लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल। मैंने बोला आरजी कर देख लीजिए, ये देख लीजिए। फिर मैंने आपको बोला कि वकफ के प्रोटेस्ट हुए थे तो उसमें मालदा मुर्शिदाबाद ही क्यों जला भाई? बिल्कुल। दिल्ली ही जल जाता। बिल्कुल। जलना कुछ नहीं चाहिए, बट मालदा वहीं क्यों, वहीं क्यों? हाँ। फिर संदेश खाली, फिर कंटिन्यूसली 24 परगना तो हर महीने जलता है। फिर कंटिन्यूसली। अब मैं आता हूं आपके मूड पॉइंट पे, मैं आपको दूंगा कंक्लूजन जो कि इससे ज्यादा डेंजरस है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्टार्ट तो ये पूरा कॉन्ड्रम हुआ था एक सिंपल से इशू पे कि भाई वी आर पॉलिटिशियंस, वी आर क्रिमिनल्स, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा सिंडिकेट है, हम पावर में भी है, बिल्कुल, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे नीचे है। अब मैं आपको ये कहूं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लेकर पॉलिटिकल पार्टी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नाउ अंडर प्रेशर। बट व्हाई? आपको ये बताता हूं। 50-50 ओके। अभी हम 50-50 पे, जिस दिन मैं 60 पे आया तो आई टेल नो, तो जिस दिन मैं 40 पे हूं मैं आपको बोलूंगा पाजी पाजी, जिस दिन मैं 50 और भाई कैसा है, ये तो बेसिक दिल्ली है, बराबर की बात हो जाएगी, बराबर की बात हो गई। अब मान लो मैं पार्टनर्स वाली बात हो गई ना। हाँ, अब मैं 70 पे हूं तो कैसा? सुन देख, या तो तू करेगा या तो मैं कोई और ढूंढ लूंगा, बता। अपने ही लीडर खड़े कर दूंगा तेरे सामने। यानी दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑफ अ स्टेट। मेरे पास 30% वोट है, बता सारे लीडर अपने खड़े कर दूं या बात सुनोगे? तभी आपको दिखता है कि आउट ऑफ ऑल द स्टेट्स सबसे ज़्यादा आपको अपीजमेंट पॉलिटिक्स वेस्ट बंगाल में दिखती है। अभी आपको एक बेस्ट एग्जांपल इसका दे देता हूँ ताकि आपको इसका एग्जांपल सामने आ जाए। हम लोग इलीगल बांग्लादेशियों को पुश आउट कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं ढूंढ ढूंढ के, तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है इसके ऊपर कि देखिए ये सब कुछ जो है ना ये बंगालियों के अगेंस्ट हेट है। एक दो मेरी वीडियो पे ऐसे कमेंट आए थे कि क्या आप इतना बंगाली से हेट क्यों करते हो? दादा आमियो एक्टर टू बांग्ला जानी, आमी रसगुल्ला खाई, वो सब कुछ करता हूँ मैं, वहाँ पढ़ा हूँ, मैं रामाकृष्णा मिशन से पढ़ा हुआ हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जो भूमि रामाकृष्णा मिशन की है, जो क्या कहूँ मैं, मतलब दैट इज़ अ प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। एग्जैक्टली। उस रीजन में अगर आप ध्यान से देखें तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जितनी अंडरग्राउंड एक्टिविटी थी ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है बिना खड़क बिना ताल आज़ादी मिल गई, नथिंग लाइक दैट, ऐसे किसी कंट्री में नहीं होता। तो मैं तो बस ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता अपनी हिस्ट्री का, मैंने दूसरी कंट्री की हिस्ट्री पढ़ी, मैंने देखा वहाँ पे वायलेंस के साथ हुआ है, यहाँ पे भी वायलेंस के साथ हुआ है, हमें कुछ बताया नहीं गया, हमें बोला गया कि तुम सेकुलर और ये लॉ वो एंड ऑल दैट, मतलब कुल मिला के हमें ये बताया गया कि देखो तुम भेड़ हो, तुम बकरी हो, तुम गाय हो, तुम शेर नहीं हो, तुम छत्रपति संभाजी महाराज नहीं हो, तुम छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं हो, तुम राणा सांगा नहीं हो, तुम स्वामी विवेकानंद नहीं हो, तुम सिर्फ गांधी हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा ना अम्मी एक्टू बांग्ला जानी, पर मैं भाई दिल्ली के भाषा में भी बात कर सकता हूं। तो इसका मतलब दिल्ली के कोई ना कोई लीडर ऐसे रहे होंगे, जैसे बंगाल में थे वैसे ही तमिलनाडु में थे। बिल्कुल। तो ऑल इंडिया का ठीक है, एक हमने मोनोग्राम बनाया, एक कॉमन हमने गांधी जी को बना लिया, बट उसके अलावा जो बैक एंड में आप देखोगे तो एक से एक वॉरियर्स हैं, एक से एक वॉरियर्स हैं, जो मतलब दुश्मन उनके बारे में, जिनके अनटोल्ड स्टोरीज हैं और बड़ी बड़ी बातें जो हमने सुनी नहीं, मूवीज आ जाती हैं तो हमें पता लगता है अरे ये भी कोई थे, छावा भी कोई था। जंगल देखिए, जंगल में एक शेर होता है, जंगल में भेड़ होता है, बकरी होता है, सब कुछ है। उसी तरीके से ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई फ्रीडम स्ट्रगल या कोई इकोसिस्टम या हिस्ट्री का कोई एक ऐसा चैप्टर हो जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के लोग हों, पीस लविंग, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि द लैंड ऑफ सैक्रिफाइस वेस्ट बंगाल, द लैंड ऑफ रेवोल्यूशनरीज वेस्ट बंगाल हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड सो मच बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, appeasement politics, politicization of criminals, criminalization of politics, organized crime linkages with terrorism, and Pakistan, Turkey, China, US playing the Bangladesh angle, Bangladesh playing the checkbook diplomacy.
All of these factors are threatening today's India's Siliguri corridor. The real, मतलब वो बोलते हैं ना यार, बातें सारी बंगाल की हैं, निशाना सिर्फ सिलीगुड़ी पे है। और इसीलिए मतलब एक उसको काटना चाहते हैं। Why not? मतलब चलिए आप बनिए अमेरिका जी, और मैं हूं भारत अभी, आप एकदम बॉस हैं, मैं चौथे नंबर पे आ गया हूं, आप क्या करेंगे? और कश्मीर मैंने अपना ठीक कर लिया है, तो कुछ नया कश्मीर तो चाहिए ना बिल्कुल यार। बिल्कुल। आप अगर ध्यान से देखें अमेरिका का मैप, तो कुछ ऐसा टाइप का है अमेरिका। इट इज एन आइलैंड, चारों तरफ से समंदर है, बिल्कुल है ना। रशिया के साथ ऐसा नहीं है, रशिया पूरा लैंड है इधर, पूरा लैंड है। तो जहां लैंड है वहां पे यूक्रेन है। बिल्कुल। चाइना है, चाइना है, तो चाइना के क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रखे हैं, कोरिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, जापान में, वियतनाम, फिलीपींस, साउथ चाइना सी, भारत। तो जहां जहां जमीन की बॉर्डर है वहां लड़ाइयां हैं। तो इंडिया का कहां कहां प्रॉब्लम आपको दिख रहा है? आपको दिखा पाकिस्तान, ऊपर चाइना, इधर बांग्लादेश, इधर नेपाल तो भाई भाई है, वो बस यूज करते हैं। उसके बाद म्यांमार, उसके बाद इंडियन ओशन रीजन में फिर से चाइना, इसके अलावा इंटरनल मैंने आपको बताया सिमी, पीएफआई, ये वो नक्सल मूवमेंट, लॉट्स ऑफ इंसर्जेंसीज। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा हूं कि एज यू आर राइजिंग इन द इंडेक्स टेबल, जैसे आपका राइज हो रहा है वैसे आपकी प्रॉब्लम्स, दुश्मन भी बढ़ रहे हैं, और वो दुश्मन कहीं ना कहीं खटक रहे हो, दूर से खटक रहे आपकी किरकिरी। और कोई आपके साथ, जैसे यहाँ पे यूक्रेन है, तो यूक्रेन इज नथिंग बट नाटो, तो नाटो वर्सेस रशिया हो रहा है। exactly. उसी तरीके से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश में आप ये देख सकते हैं, आपको अजीब लगेगा ये सुन के, बट आप बांग्लादेश में ये देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि आपके अगेंस्ट तुर्की, यूएस, पाकिस्तान, चाइना एक साथ खेलेंगे। बॉटम लाइन ये है कि आपको बांग्लादेश का कंट्रोल लेना होगा अपने हाथ में, जो अभी चल रहा है, बैकडोर से चल रही है सारी चीजें, उनको आपको रोकना पड़ेगा। इसका दो चार, अदरवाइज सारी कंट्रीज आ रही हैं। सोल्यूशन दूं, बहुत सिंपल सोल्यूशन, इतना मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना, एक बार आपने प्री की पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपके सोल्यूशन बहुत आराम से पॉलिसी बनती है। कुछ नहीं, सबसे पहला, क्योंकि ऐसे आंसर लिखने पड़ते हैं ना, हाउ वुड यू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्राइसिस। अब देखिए सेंसिटिव मामला है, तो सबसे पहले मैं करूंगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आई विल मेक एन अनाउंसमेंट। जैसे प्राइम मिनिस्टर आए थे ना नोटबंदी के समय में, तो ऐसे आके आपको एक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, ताकि दुनिया के लिए एक आपका क्लियर इन्फॉर्मेशन हो कि दिस इज नॉट अबाउट, आप अपनी इंटेंशन क्लियर कर दें। हाँ, दिस इज नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम, दिस इज नॉट अबाउट बंगाल, बंगाली, नथिंग, दिस इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। हाँ, दिस इज अबाउट फाइंडिंग इलीगल्स, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा, सिंपल स्टेटमेंट है, क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद मल्टीपल लोकेशन से स्पाई पकड़े जा रहे हैं। तो हमने ये देखा, तो हमने पता किया, तो हमें एक पैटर्न दिखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए अब हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, और इसके तहत हम मल्टीपल स्टेप्स लेंगे, जिसमें पहला है कि हम एक 24/7 टोल फ्री नंबर इशू कर रहे हैं कि आपको wherever you see a Rohingya, illegal Myanmari, illegal Bangladeshi, and you suspect, so don't take the law in your own hand, just call and inform. Second, फेडरल लेवल मतलब कोई स्टेट वगैरह इसमें चूचा ना कर पाए, जैसे एनआईए घुसती है तो घुसी जाती है। एग्जैक्टली। तो आपको एनआईए मॉडल का एक बॉडी चाहिए, या फिर आप एनआईए का एक पूरा विंग को ये काम दे सकते हो कि डिप्लॉय लेट्स से 30 आईपीएस ऑफिसर, टॉप ऑफ द लाइन आईपीएस ऑफिसर्स, इंटीग्रेट देम विथ आईआरएस ऑफिसर्स, क्योंकि आपको फाइनेंशियल क्राइम्स भी ट्रैक करने होंगे, तो आपको आईपीएस चाहिए होंगे हु नोज द इंटेल, इसके साथ आपको एमआई चाहिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इसके साथ आपको आईबी चाहिए, आपको आरएनएडब्ल्यू चाहिए, और जितनी भी ऑक्सिलरी एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग सीएपीएफ। तो इसका एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, एसटीएफ फॉर 1 ईयर। ठीक है, इशू द पावर्स कि एब्सोल्यूट पावर, मतलब एब्सोल्यूट पावर, नो स्टेट गवर्नमेंट कैन चैलेंज दिस। ओके, कि हाई कोर्ट, वाई कोर्ट, कहीं कुछ जाए तो आप बोलिए कि दिस इज फॉर नेशनल सिक्योरिटी, दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। कुछ तो डोमेन है ना जुडिशरी का, तो आप अपने डोमेन में रहिए, ये हमारा साफ सफाई करने का अभियान है। तो यहाँ पे फेडरल आपने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया। देन सीख, इस वीडियो के जो एक वीडियो है इसके नीचे सीधा बोल दो प्लीज इन द कमेंट्स या इन दिस गूगल डॉक और फिल दिस फॉर्म। ठीक है, फिल दिस फॉर्म टू टेल अस विच पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स, विच पर्टिकुलर ब्लॉक्स यू वांट टू रिपोर्ट, कि इस डिस्ट्रिक्ट इस ब्लॉक में ज़्यादा है। देन as this is a federal agency, then issue directive that all district magistrates,
विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू दिस फेडरल NIA बॉडी, NIA का एक STF बनाओ कि हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विल बी लायबल टू NIA STF फॉर दिस इलीगल इशू। डन। अब क्या करना है आपको? अब आपको जाना है और आपको पैरेलल कंट्री वाइड डिस्ट्रिक्ट वाइज रेड करने हैं। रेड करा, आपने उनको बॉर्डर के पास लाया और उसके बाद पुश आउट किया। बिल्कुल। ऑल्टरनेट मॉडल, आप डोंट पुश आउट, कलेक्ट देम, इकट्ठा करो। 2000 का नंबर था, 2 से 3 करोड़। अगर कैगर वैगर लेके चलूं तो दिस नंबर वुड बी इजिली 4 to 5 करोड़ टुडे। एग्जैक्टली। तो 4 से 5 करोड़ है। अब ध्यान से देखिए, एक इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ मैंने 2 करोड़ लोग नहीं, सिर्फ 10 लाख लोग अभी मैंने रेड में पकड़ लिए। ठीक है। क्योंकि अगर लोगों ने कह दिया कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में है और उसके बाद अगर DM ने रोका तो DM की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। DM हैज टू हैंड ओवर द लिस्ट कि मैंने एक आदमी की वेरिफिकेशन की है, ठीक है। और इसमें UIDAI के लोग भी होंगे, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। इट हैज टू बी पैरेलल। ऐसा नहीं होगा कि हमने STF ने काम कर दिया फिर वोटर ID कार्ड बन रहे हैं, उसके बाद आधार कार्ड। एक साथ आप टॉप एक्सपर्ट्स उठाइए, टेक के एक्सपर्ट्स उठाइए, आप हर जगह के जो इंस्टीट्यूशन है ना, जहां इनके नाम चढ़े हुए हैं, ये राशन कार्ड, मासन कार्ड, सब जगह से 1 डे क्लीन। यू आर आउट ऑफ द रोल, यू आर नोबडी फॉर इंडिया, यू आर एन इलीगल। कलेक्ट कर लिया, हमारे पास डेटा आ गया, हमने उनको कट ऑफ कर दिया, सारे सिस्टम से उनको कट ऑफ कर दिया, पर्सनल हमें पता है। उसके बाद हम डील करते हैं। उसके बाद IC जैसे अमेरिका में है, वो आप उठाएगा, आपको उठा के आराम से इनके पास बड़े सारे ऐसे सेफ हाउसेज हैं, वेयर हाउसेज, वहां पे आपने इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद आप सिर्फ बांग्लादेश को 2 चीज पूछिए कि बताइए लेने हैं लोग, भेजूं या ना भेजूं। अगर चाहता है ना भेजूं तो इतनी जमीन देते हैं। कितनी? थोड़ी सी जमीन देती। रंगपुर चाहिए, सिलीगुड़ी का प्रॉब्लम ही खत्म। अल्टरनेट, अगर चाहता है कि पूरे 2 के 2 करोड़ ना भेजूं तो इधर से थोड़ा एक्सेस दे और मिजोरम को समंदर का एक्सेस दे, और ना तो भाई इनको भी छोड़ूंगा और ब्रह्मोस भी मारूंगा। बिल्कुल। इस टोन एंड टेनर से वो प्रेशर बिल्डअप करके आप अपना काम साथ सकते। जब तक आप बांग्लादेश को इस टोन एंड टेनर में नहीं बोलोगे तब तक वो गार्ड, जो गार्ड आपके घर में काम करता था, बिल्कुल, उसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। जब आपकी फॉर्च्यूनर रुकेगी, 4 बंदे निकलेंगे और बोलेंगे इधर आ, क्या कह रहा था मेरे बारे में, तो कुछ इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल, डर लगेगा, समझ में आएगा उसको। तो रियलिटी चेक हमने नहीं दिया अभी तक। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम, दिस इज अ सिक्योरिटी मेजर पाजी। बिल्कुल। हम इन सारी चीज़ों को डिप्लोमेसी से हैंडल करते हैं। डिप्लोमेसी मतलब हेलो पाजी, हाउ आर यू पाजी, है ना। जैसे हटाने पड़ेंगे। सामने वाला आपके साथ डेमोग्राफिक अग्रेशन कर रहा है। बिल्कुल। आप बोल रहे हैं कोलकाता परेशान हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आप कोलकाता नहीं, पूरा बंगाल परेशान है। सिलीगुड़ी के जो बच्चे मुझे देखते हैं, जो सिलीगुड़ी के बच्चे, और मतलब उनका जो स्टेटमेंट्स होता है वो मतलब मेरे को बहुत अजीब लगता है कि सिलीगुड़ी से जो भी बच्चे हैं वो एक तो दे आर हाइपर नेशनलिस्ट, उनको, क्योंकि उनको पता है दे आर लिविंग विथ मिलिट्री। वो बच्चे बताते हैं कि हम बंगाल के किसी और इलाके में जाते हैं, हमें अजीब लगता है, हमें लगता ही नहीं है कि हम बंगाल में, हमें ऐसा लगता है बांग्लादेश में। तो दिस इज द रियल प्रॉब्लम, दैट बंगाल इज नॉट इन कंट्रोल, बट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश is having more power. बांग्लादेश की सिक्योरिटी is having more power to disrupt India। और न्यूसेंस वैल्यू की ज़्यादा इज्जत होती है, याद रखिएगा। अच्छा काम करने वाले के बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं, क्लासरूम में आराम से सुबड़ी में बैठ के पढ़ते रहते हैं, बट जो न्यूसेंस कर रहा होता है लड़का, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो टुडे द न्यूसेंस वैल्यू इज कि ये जितने इलीगल्स हैं ये आपके स्टेट को बर्बाद कर सकते हैं। दैट्स इट। बस इस सोल्यूशन से हम कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे सोल्यूशन को साथ सकते हैं। थैंक यू मिस्टर आशीष, आप आए और बहुत अच्छे से हमने समझा। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे आज समझ में आई, क्योंकि एक IITian और एक अच्छा टीचर जो IR पढ़ा रहा हो वो बहुत अच्छे से हमें समझा सकता है चीज़ें। सो थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।